दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारी कहानी किस शहर या गांव से देख रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक माँ और उसके बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस रिश्ते की कहानी है जिससे कभी कभी प्यार मौजूद तो रहता है, लेकिन अहंकार, पैसा और गलतफहमियां उसके ऊपर इतनी मोटी परत चढ़ा देते हैं कि इंसान अपने ही रिश्ते को पहचानना भूल जाता है। मेरा नाम कमला है। मेरी उम्र अब 60 साल के करीब हो चुकी है और मैं अपने बेटे निखिल, अपनी बहू रितु और अपने पोते आरव के साथ शहर में रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था। 3 मंजिला मकान था। सामने सुंदर सा लॉन था, पीछे एक छोटा सा बगीचा था और घर में काम के लिए अलग अलग लोग रखे हुए थे। सुबह सफाई करने वाली आती थी, खाना बनाने के लिए अलग रसोइयाँ था, कपड़े धोने के लिए भी एक महिला आती थी और बाहर के कामों के लिए ड्राइवर था। देखने वालों को लगता था कि मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को सिर्फ घर दिखाई देता था, घर के अंदर रहने वाले लोगों का मन नहीं। मेरे पास सुविधाएं बहुत थी, लेकिन अपनापन बहुत कम था। निखिल मेरा इकलौता बेटा था। जब वह छोटा था तब मेरे लिए पूरी दुनिया वही था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब निखिल सिर्फ 7 साल का था। अचानक मेरी जिंदगी का सहारा चला गया और मेरे सामने एक छोटा बच्चा था जिसे अभी यह भी नहीं पता था कि घर में पैसे कहाँ से आते हैं और खाना कैसे बनता है। उस समय मेरे पास ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी, न जमीन जायदाद और ना ही ऐसा रिश्तेदार जो हर महीने हमारा खर्च उठा सके। मैंने बस एक चीज़ अपने पास रखी थी, हिम्मत। मैंने तय किया कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं अपने बेटे को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दूंगी। सुबह 4 बजे उठती थी, पहले घर का काम करती, फिर मोहल्ले के 3 घरों में खाना बनाती, 2 घरों में कपड़े धोती और शाम को वापस आकर सिलाई करती। रात में जब निखिल पढ़ता तो मैं उसके पास बैठकर उसके कपड़े सीती रहती। कई बार मेरी आंखें सिलाई करते करते बंद हो जाती थी, लेकिन जैसे ही निखिल कहता, माँ अभी सोना मत, कल मेरा टेस्ट है, मैं तुरंत आंखें खोल देती। मैं उससे कहती, तू पढ़ बेटा, तू बस पढ़, मेरी नींद बाद में पूरी हो जाएगी। निखिल पढ़ाई में बहुत तेज था। वो अक्सर कहता था, माँ एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं हंसकर कहती थी, मुझे बड़ा आदमी नहीं चाहिए बेटा, मुझे बस अच्छा इंसान चाहिए। वो मेरे गले लग जाता और कहता, मैं दोनों बनूंगा माँ। उस समय मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी तो बन जाएगा, लेकिन अच्छा इंसान बनने का रास्ता कहीं पीछे छोड़ देगा। निखिल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के कुछ साल काम किए और फिर नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली। 2 पुरानी गाड़ियां थीं और एक किराए का ऑफिस। मैं उसके लिए खाना बनाकर रोज ऑफिस भेजती थी। वह रात को देर से लौटता तो मैं दरवाज़ा खोलकर उसका इंतज़ार करती। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने ट्रांसपोर्ट के साथ वेयर हाउस का काम शुरू किया, फिर लॉजिस्टिक्स, फिर ज़मीन और फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कुछ ही सालों में उसका कारोबार करोड़ों का हो गया। जिस बेटे के पास कभी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, उसके पास अब करोड़ों रुपए घूमते थे। उसके लिए बड़ा घर खरीदा उसने मेरे लिए बड़ा घर खरीदा, मेरे कमरे में महंगा पलंग लगवाया, कपड़ों की अलमारी भर दी, मेरे लिए नौकर रख दिया और शायद उसे लगने लगा कि उसने माँ के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी। एक दिन उसने मेरे कमरे में आकर कहा, माँ अब आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बस कभी कभी मेरे पास बैठ जाया कर। वो हंसते हुए बोला, माँ आप भी ना, मैं आपके लिए भी इतना बड़ा घर बनाकर दिया है, गाड़ियाँ दी है, नौकर रखे हैं और आपको फिर भी शिकायत है कि मैं आपके पास नहीं बैठता। मैंने कहा, शिकायत नहीं है बेटा, माँ को बेटे का समय अच्छा लगता है। वो फ़ोन देखने लगा और बोला, अच्छा माँ अब चलता हूँ, मीटिंग है।
उस दिन भी वह चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह छोटा सा सवाल, माँ को आखिर चाहिए क्या, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। मेरी बहू रितु बहुत आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसे महंगे कपड़े, पार्टियां और बड़े लोगों के बीच उठना बैठना पसंद था। शुरू में वो मुझसे ठीक व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे जैसे निखिल का कारोबार बढ़ा, उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। उसे लगता था कि मैं गांव की पुरानी सोच वाली औरत हूँ। मैं साड़ी पहनती थी, सुबह मंदिर में दिया जलाती थी, रसोई में जाकर कभी कभी अपने हाथ से चाय बना लेती थी, और सबसे बड़ी बात, मुझे काम करने की आदत थी। अगर रसोई में कोई चीज़ इधर उधर दिखाई देती तो मैं उसे ठीक कर देती। अगर पौधे में पानी नहीं पड़ा होता तो मैं पानी डाल देती। अगर कपड़े ठीक से तह नहीं किए होते तो खुद तह लगा देती। मुझे इन कामों में खुशी मिलती थी, लेकिन रितु को लगता था कि मैं जानबूझकर घर के नौकरों के सामने काम करती हूँ। एक दिन उसने निखिल से कहा, अपनी माँ को समझाइए, आपकी माँ को समझाइए, घर में इतने लोग काम करते हैं फिर भी वह हर समय कुछ न कुछ करती रहती हैं। निखिल ने मेरी तरफ देखा और कहा, माँ रितु सही कह रही है, आपको अब आराम करना चाहिए। मैंने हंसकर कहा, बेटा आराम करके क्या करूँगी, सुबह से शाम तक कमरे में बैठी रहूँ। रितु बोली, आप किताबें पढ़िए, टीवी देखिए, पूजा कीजिए, लेकिन नौकरों का काम मत कीजिए। मैंने कहा, बहू मैं किसी का काम नहीं छीनती, बस जो सामने दिखाई देता है कर देती हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद निखिल ने घर में एक बड़ी पार्टी रखी। उसके बिजनेस के कई बड़े लोग आने वाले थे। सुबह से घर में तैयारी चल रही थी। मैंने देखा कि पूजा वाले कमरे में फूल बिखरे पड़े हैं। मैंने फूल उठाकर ठीक किए और फिर आंगन में पड़े हुए कुछ पत्ते साफ करने लगी। तभी रितु ने मुझे देख लिया। वो तेजी से मेरे पास आई और बोली, माँ जी आप यह क्या कर रही हैं? मैंने कहा, बस थोड़ा साफ कर रही हूँ। वह बोली, आज घर में इतने बड़े लोग आने वाले हैं, आप इस तरह काम करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी क्या? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, मैं काम करती हुई अच्छी क्यों नहीं लगूंगी? वो बोली, लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े घर में भी बहू अपनी सास से काम करवाती है। मैंने कहा, लेकिन तुम मुझसे काम नहीं करवाती, मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ। वो बोली, लोग आपकी बात थोड़ी समझेंगे, उन्हें तो यही लगेगा कि हम आपसे काम करवाते हैं। मैं चुप हो गई। कुछ देर बाद निखिल भी वहाँ आ गया। ऋतु ने उससे कहा, आप ही समझाइए माँ जी को। निखिल ने मुझे देखा और कहा, माँ आप अंदर जाइए। मैंने कहा, बेटा मैं तो बस। वह मेरी बात बीच में काटकर बोला, माँ आज के बाद आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज़ में प्यार नहीं था, आदेश था। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि मेरा अपना बेटा अब मुझे माँ की तरह नहीं बल्कि अपने घर की एक ऐसी चीज़ की तरह देखने लगा है जिसे वह अपनी सुविधा के हिसाब से रखना चाहता है। रात को पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए, घर शांत हो गया। मैं अपने कमरे में बैठी थी। निखिल शायद अपने कमरे में दोस्तों से साथ बैठा था। मैंने अलमारी खोली और पुराना बक्सा निकाला। उसमें निखिल की बचपन की चीज़ें रखी थी। एक छोटी नीली शर्ट, उसकी पहली स्कूल की टाई, एक टूटी हुई पेंसिल और एक तस्वीर। तस्वीर में निखिल मेरे कंधे पर बैठा हंस रहा था। मैंने तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से कहा, बेटा मैंने तुझे कभी बोझ नहीं समझा, पता नहीं तू मुझे कब बोझ समझने लगा। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन अगले दिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा की तरह सुबह उठी, चुपचाप पूजा की और अपने कमरे में बैठ गई। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और सीने में भारीपन महसूस हो रहा था। मैंने सोचा निखिल से कहती हूँ। वह उस समय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसके पास गई और बोली, बेटा आज मेरे सीने में कुछ भारीपन है, डॉक्टर को दिखा दे। उसने घड़ी देखी और कहा, माँ अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, ड्राइवर आपको लेकर जाएगा।
मैंने कहा बेटा अगर तुम चलो तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला माँ हर चीज़ के लिए मुझे मत बुलाया करो, आप समझा करो। उसकी बात सुनकर मैं पीछे हट गई। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल चली गई। जांच हुई, डॉक्टर ने कहा कि कमज़ोरी है और कुछ दिन आराम करना होगा। मैं वापस घर आई। मुझे उम्मीद थी कि निखिल पूछेगा, लेकिन उसने नहीं पूछा। रितु ने भी नहीं पूछा। मैंने दवाइयाँ खुद खाई, खुद रखी, खाना खुद खाया और रात को अकेली सो गई। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द बीमारी से नहीं होता, दर्द तब होता है जब वह बीमार हो और उसे उसके अपने लोग उसकी तरफ देखने की ज़रूरत भी महसूस ना करें। उसके बाद मैंने निखिल से अपनी ज़रूरतें बताना कम कर दिया। मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने किसी से यह कहना भी बंद कर दिया कि मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैं बस चुप रहने लगी और शायद मेरी यही चुप्पी धीरे धीरे सबको यह विश्वास दिलाने लगा कि मैं ठीक हूँ। एक दिन मेरे पोते आरव ने मुझे कमरे में अकेले बैठे देखा। वह मेरे पास आया और बोला दादी आप उदास क्यों रहती हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा नहीं बेटा, मैं तो ठीक हूँ। वह बोला पापा कहते हैं आपको आराम करना चाहिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा तुम अपने पापा की बात माना करो। वो चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मुझे उस बच्चे से कोई शिकायत नहीं थी। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। और आरव ने अपने पिता को मेरी तरह दूर रहते देखा है। उसने अपनी माँ को मेरे साथ औपचारिक व्यवहार करते देखा है, तो वह भी यही सीख रहा था। एक शाम निखिल घर आया। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। वह मेरे सामने बैठा और बोला मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोल बेटा। वह बोला आपको याद है गांव में हमारा पुराना घर है? मैंने कहा हाँ। वहाँ की हवा आपके लिए अच्छी रहेगी, शहर का माहौल आपके लिए ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ समय के लिए गांव भेज दूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुरंत समझ आ गया यह फैसला उसने अकेले नहीं किया है। मैंने पूछा कुछ समय के लिए? वह बोला हाँ माँ, वहाँ आपको शांति मिलेगी। मैंने कहा और तुम? वो थोड़ा असहज होकर बोला मैं आता जाता रहूँगा। मैं मुस्कुरा दी। मैंने पूछा कितनी जल्दी आओगे? उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसी समय समझ लिया कि वह मुझे गांव भेज नहीं रहा है, वो मुझे अपने जीवन से दूर कर रहा है। लेकिन मैंने विरोध नहीं किया। मैंने सिर्फ कहा ठीक है बेटा। अगले दिन मैंने अपना छोटा सा सामान बांधा, कुछ कपड़े, दवाइयाँ, कुछ किताबें और वह पुराना बक्सा जिसमें निखिल का बचपन रखा था। निखिल मुझे गांव छोड़ने आया। गाड़ी से उतरकर उसने कहा माँ यहाँ आपको कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा बेटा अगर तुम्हें मेरी याद आए तो भी फ़ोन कर लेना। वो मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आई। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। मैं सड़क पर खड़ी रही। जब तक गाड़ी दिखाई देती रही मैं उसे देखती रही। फिर मैं घर के अंदर चली आई। वही पुराना मकान, वही दीवारें, वही आंगन, वही नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर मैं निखिल को पढ़ाया करती थी। मैंने आंगन में कदम रखा और मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा वापस मेरे पास आ गया। लेकिन इस बार निखिल नहीं था, मैं अकेली थी। गांव में पुरानी जान पहचान थी। मेरी पड़ोसन लता अक्सर मेरे पास आती थी। वो भी अकेली रहती थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और उसका बेटा शहर में नौकरी करता था। लता मुझसे कहती कमला शहर में घर बड़ा था, यहाँ आकर छोटा घर मिला, लेकिन यहाँ कम से कम कोई पूछ तो लेता है कि जिंदा भी हूँ या नहीं। मैं हंस देती, लेकिन उसकी बात मेरे दिल में उतर जाती। धीरे धीरे मैंने गांव की ज़िंदगी अपना ली। सुबह मंदिर जाती, आंगन में पौधों को पानी देती, दोपहर में लता के साथ बैठकर बातें करती और शाम को पुराने बक्से में निखिल की तस्वीरें निकाल कर देखती। पहले महीने निखिल ने मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा माँ सब ठीक है? मकान, वही दीवारें, वही आंगन, वही नीम का पेड़।
जिसके नीचे बैठकर मैं निखिल को पढ़ाया करती थी। मैंने आंगन में कदम रखा और मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा वापस मेरे पास आ गया। लेकिन इस बार निखिल नहीं था, मैं अकेली थी। गांव में मेरी पुरानी जान पहचान थी। मेरी पड़ोसन लता अक्सर मेरे पास आती थी, वो भी अकेली रहती थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और उसके बेटा शहर में नौकरी करता था। लता मुझसे कहती थी कि कमला, शहर में घर बड़ा है, यहाँ आकर छोटा घर मिला, लेकिन यहाँ कम से कम कोई पूछ तो लेता है कि जिंदा भी हूँ या नहीं। मैं हंस देती, लेकिन उसकी बात मेरे दिल में उतर जाती। धीरे धीरे मैंने गांव की ज़िंदगी अपना ली। सुबह मंदिर जाती, आंगन में पौधों को पानी देती, दोपहर में लता के साथ बैठकर बातें करती और शाम को पुराने बक्से में निखिल की तस्वीर निकाल कर देखती। पहले महीने निखिल ने मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा, माँ सब ठीक है? मुझे मीटिंग में जाना है। फ़ोन कट गया। मैंने फ़ोन को कुछ देर हाथ में पकड़े रखा। मुझे खुशी थी कि उसने फ़ोन किया। लेकिन अगले महीने फ़ोन नहीं आया, फिर तीसरे महीने भी नहीं आया, चौथे महीने भी नहीं। मैंने कभी खुद फ़ोन नहीं किया। मुझे डर था कि कहीं वो यह ना सोच ले कि मैं फिर उसके पास लौटना चाहती हूँ। 6 महीने बीत गए। एक दिन लता मेरे पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वो बोली, कमला, तूने कभी सोचा है कि आगे की ज़िंदगी कैसे जिएगी? मैंने कहा, जिस तरह अब तक जीती आई हूँ। वह बोली, नहीं, अब तू अपने लिए जी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, तू हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचती रही, अब कुछ ऐसा कर जिससे तेरी अपनी पहचान बने। उसकी बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में पहली बार शायद मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। मुझे खाना बनाना अच्छा आता था। गांव में लोग मेरे बनाए अचार और पापड़ की तारीफ करते थे। लता ने कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर अचार पापड़ का काम शुरू करें? मैं हंस पड़ी। हम दोनों बूढ़ी औरतें बिजनेस करेंगी। लता बोली, बूढ़ी कौन, अभी हाथ पैर चल रहे हैं। हम दोनों हंसने लगे। अगले दिन हमने थोड़े पैसे लगाए। मैंने आम का अचार बनाया, लता ने पापड़ बनाए। गांव की 10 और महिलाओं को बुलाया और उन्हें काम सिखाया। शुरुआत में हमने सामान सिर्फ गांव में बेचा, फिर पास के कस्बे में भेजना शुरू किया। लोगों को स्वाद पसंद आया। हमने छोटे से काम का नाम रखा था, माँ के हाथ का स्वाद। नाम सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मुझे लगा जैसे मेरे जीवन में पहली बार मेरी पहचान सिर्फ निखिल की माँ होने के अलग बन रही है। काम बढ़ने लगा। हमने पैकिंग की मशीन खरीदी, एक छोटी सी दुकान ली, फिर शहर के 2 दुकानदारों से बात हुई। कुछ महीनों में हमारा सामान दूसरे शहर तक जाने लगा। मैंने गांव की कई महिलाओं को काम दिया। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो घर पर पापड़ बनाती, कोई अचार भरती, कोई पैकिंग करती। हर महीने उन्हें पैसे मिलते थे। उनके घरों में भी खुशियाँ आने लगी। एक दिन एक महिला मेरे पास आई और बोली, कमला दीदी, आपके काम की वजह से मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस भर पा रही हूँ। उस दिन मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने सोचा शायद भगवान ने मेरे हाथों से कुछ ऐसा करवाना था जिससे किसी और के घर का चूल्हा जल सके। कुछ साल गुजर गए। अब हमारा काम बहुत बड़ा हो चुका था। हमने शहर में एक छोटी फैक्ट्री भी लगा दी थी। मैंने कभी निखिल को नहीं बताया। मुझे उससे बदला नहीं लेना था। मैं बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होने वाली थी। एक दिन शहर में एक आदमी हमारे ऑफिस आया। उसने कहा, क्या आप कमला जी हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने एक फ़ाइल मेरे सामने रखी। मैंने पूछा, क्या है? वह बोला, मैं निखिल का बिजनेस पार्टनर हूँ। मेरे दिल अचानक तेज़ धड़कने लगा। मैंने पूछा, निखिल ठीक है? उसने कहा, आपने उससे बात नहीं की? मैंने सिर हिला दिया। वह बोला, उसका बिजनेस बहुत बुरी हालत में है। मैं चुप रही। उसने बताया कि निखिल ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा कर्ज लिया है। कुछ प्रोजेक्ट फंस गए हैं। कई लोगों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उनमें से कुछ ने उसके साथ धोखा किया था।
उस आदमी ने कहा, निखिल के पास अब अपना घर तक बचाना मुश्किल हो रहा है। मैंने कोई खुशी महसूस नहीं की। मेरे मन में सिर्फ अपने बेटे का चेहरा आया, वही बच्चा जो कभी मेरी गोद में सिर रखकर सोता था। मैंने पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, शहर में अपने पुराने ऑफिस के पास रहता है। मैंने कहा, ठीक है। उस रात मैं सो नहीं पाई। लता ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा बेटा मुश्किल में है। लता बोली, तू जाएगी? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, उसने तुझे छोड़ दिया फिर भी? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लता, मैं उसकी माँ हूँ। उसकी गलती अपनी जगह है, लेकिन अगर मेरा बच्चा मुसीबत में है तो मैं उसके पास नहीं जाती तो फिर माँ होने का मतलब क्या रह जाएगा। अगले दिन मैं शहर चली गई। मैंने निखिल को उसके पुराने ऑफिस के बाहर देखा। वह वही निखिल नहीं था जिसे मैंने आखिरी बार देखा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा बुझा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह एक कुर्सी पर अकेला बैठा था। मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। मैं उसके पास जाकर सिर्फ इतना कहा, बेटा। बस इतना सुनते ही वह मेरे पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसका सिर उठाया। वह बोला, जब मेरे पास सब कुछ था मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जब तुम मेरे पास थी मैंने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। आज जब मेरे पास कुछ नहीं है तब मुझे समझ आया कि मेरे पास सबसे बड़ा खजाना हमेशा मेरे पास था। मैं चुप रही। उसने कहा, माँ, मुझे याद है आप कहती थी कि बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना। मैं बड़ा आदमी बनने के पहले अच्छा इंसान बनना। मैं बड़ा आदमी बनने की कोशिश में इतना खो गया कि अच्छा इंसान होना भूल गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उसे तुरंत माफ़ नहीं किया। मैंने कहा, निखिल, माँ होने का मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी हर गलती भूल जाऊं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाने का मौका नहीं दूंगी। वो मेरे पैरों से लिपट कर रोता रहा। मैंने उसे उठाया, फिर उसे अपने साथ गांव ले गई। ऋतु भी कुछ समय बाद हमारे पास आई। वो भी टूट चुकी थी, लेकिन इस बार मैं किसी से बदला लेने के मूड में नहीं थी। मैंने निखिल से कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पैर तो हैं, मेहनत करो। निखिल ने कहा, माँ, अब मैं क्या करूँ? मैंने उसे अपने छोटे से ऑफिस में बैठाया। वह हैरानी से सब देखता रहा। दीवार पर हमारी कंपनी का नाम लिखा था। कई महिलाएं काम कर रही थी। गोदाम में सामान भरा था। शहर से दुकानदारों के ऑर्डर रखे थे। उसने पूछा, माँ, यह सब आपका है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। वह मुझे देखता रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ। जिस माँ को वह घर में खाली बैठी हुई बूढ़ी औरत समझने लगा था, उससे अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी ताकत थी। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ काम करना है तो बाकी सबकी तरह काम करना होगा। वह बोला, मैं तैयार हूँ। अगले दिन से निखिल ने काम शुरू कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अचार के डिब्बे पैक करेगा, लेकिन वो करता रहा। वह सामान गाड़ी में रखता, दुकानदारों से मिलता, हिसाब लिखता, महिलाओं के साथ बैठकर पैकिंग करता। शुरुआत में उसे बहुत शर्म आती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ, अगर मेरे पुराने दोस्त मुझे यह काम करते देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अब समझ आया कि किसी काम को छोटा समझना कैसा लगता है। वह चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हाँ माँ, अब समझ आया। कुछ महीनों में निखिल बदलने लगा। वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। अब वह हर मजदूर से सम्मान से बात करता। किसी महिला की तबीयत खराब होती तो उसे घर भेज देता। किसी कर्मचारी के बच्चे की फीस की ज़रूरत होती तो वह मदद करता। और सबसे बड़ी बात, वह रोज़ शाम को मेरे पास बैठता, मुझसे पूछता, माँ, आज बहुत थक गई हो? मैं कहती, नहीं। वह कहता, झूठ मत बोलो। मैं हंस देती। एक शाम मेरे सामने चाय रखी और बोला, माँ, मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या?
उसने पूछा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपका काम इतना बड़ा हो गया है? मैंने कहा, तुझे ज़रूरत नहीं थी जानने की। वह बोला, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, जब मैंने तुझे ज़रूरत से समय अपना समझा था तब तो मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझना भूल गया था। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कामयाबी का हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं की। निखिल की आंखें भर आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ, अब मुझे मौका दो। मैंने कहा, मौका ज़िंदगी देती है बेटा, माँ सिर्फ दरवाज़ा खुला रखती है। उस दिन के बाद हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया। निखिल ने धीरे धीरे अपना पुराना फ़र्ज चुकाना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी। बड़ी गाड़ियों के बजाय उसने काम को महत्व दिया। महंगी पार्टियों के बजाय कर्मचारियों के साथ बैठना पसंद किया। और सबसे ज़रूरी, उसने अपने परिवार को समय देना सीख लिया। आरब भी अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, दादी, पापा ने मुझे आज बताया कि आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। मैंने पूछा, क्या बताया? वो बोला, उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने उन्हें सिखाया कि पैसा कमाना आसान हो सकता है लेकिन रिश्ते कमाना मुश्किल होता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आरब को गले लगा लिया। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी कहानी का सबसे बड़ा दुख अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन जिंदगी ने अभी एक और परीक्षा बाकी थी। एक रात निखिल को अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तनाव और लगातार भागदौड़ की वजह से गंभीर समस्या हुई है और कुछ समय आराम ज़रूरी है। निखिल अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर उस दिन आप मुझे माफ़ नहीं करती तो मैं शायद ज़िंदगी भर अपने अहंकार में ही जीता रहता। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया बेटा, तुमने खुद को बदलकर माफ़ी कमाई है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, माँ, क्या मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ? मैंने कहा, कर। उसने कहा, अब ज़िंदगी में चाहे मेरे पास 1 रुपया हो या 1 करोड़, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। बस बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ समय बाद निखिल पूरी तरह ठीक हो गया। उसने शहर वाला अपना पुराना घर बेच दिया। उस पैसे से हमारे गांव में एक बड़ा केंद्र बनवाया जहां गांव की महिलाएं अचार, पापड़, मसाले और दूसरे घरेलू सामान तैयार करती थी और उस जगह का नाम रखा कमला महिला उद्योग। उद्घाटन के दिन गांव के बहुत सारे लोग आए। लता मेरे पास खड़ी थी। निखिल मंच पर गया और सबके सामने बोला, आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया लेकिन जब तक मैंने अपनी माँ को खोने का दर्द महसूस नहीं किया तब तक मुझे समझ नहीं आया कि असली संपत्ति क्या होती है। फिर वह मेरे पास आया, सबके सामने मेरे पैर छुए। मैंने उसे उठाकर गले लगा लिया। लोग तालियां बजा रहे थे लेकिन मेरे लिए उस समय दुनिया में सिर्फ मेरा बेटा था, वही छोटा निखिल जो कभी मेरी गोद में सिर रखकर कहता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, अब तू सच में बड़ा आदमी बन गया बेटा। वह बोला, क्यों माँ? मैंने कहा, क्योंकि अब तूने पैसे से ज़्यादा रिश्तों की कीमत समझ ली है। निखिल की आंखों में आंसू निकल आए। उसने मुझे फिर गले लगा लिया। समय बीतता गया, मेरी उम्र बढ़ती गई लेकिन अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था। सुबह निखिल मेरे कमरे में आता, पूछता, माँ चाय पी? आरब मेरे पास बैठकर बातें करता। ऋतु भी बदल चुकी थी। वो अक्सर मेरे लिए खाना बनाती और कहती, माँ आपने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मैं मुस्कुराकर कहती, रिश्ते अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने में समय लगता है बहू, लेकिन अगर दोनों तरफ से कोशिश हो तो कोई रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि उसे बचाया ना जा सके। एक दिन शाम को मैं अपने आंगन में बैठी थी, नीम के पेड़ के नीचे।
मेरे हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें निखिल बचपन में मेरी गोद में बैठा था। निखिल मेरे पास आया, उसने तस्वीर देखी और पूछा, माँ अभी भी संभाल कर रखी है? मैंने कहा हाँ। वह बोला, मैं कितना छोटा था? मैंने कहा हाँ। और तब तो मेरी उंगली पकड़कर चलता था। वह मुस्कुराया, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मेरी बारी है माँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, अब आप मेरी उंगली पकड़कर चलना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा कि ज़िंदगी ने मुझसे जो छीना था वह सब वापस नहीं मिला था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती कुछ मिल गया था। मुझे अपना बेटा वापस मिल गया था। और शायद यही हर माँ की सबसे बड़ी इच्छा होती है। उसे अपने बच्चे की दौलत नहीं चाहिए, उसे उसके घर में हिस्सा नहीं चाहिए, उसे महंगी गाड़ी नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि जब उसकी उम्र ढल जाए तो उसका बच्चा एक बार उसके पास बैठकर कहे, माँ मैं हूँ ना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप को सुविधाएं देकर उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। उन्हें समय, सम्मान और अपनापन देना भी उतना ही ज़रूरी है। पैसा घर को बड़ा बना सकता है, लेकिन रिश्तों को बड़ा नहीं बना सकता। और कभी कभी जिस इंसान को हम अपने घर की सबसे कमज़ोर कड़ी समझ लेते हैं, वही हमारे मुश्किल वक्त में हमारी सबसे मजबूत ताकत बन जाता है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनकी कद्र कीजिए, उनसे 2 मिनट बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। उनका हाथ पकड़कर कभी यह ज़रूर कहिए कि आप हमारे लिए बोझ नहीं हैं, आप हमारे घर की वजह हैं। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें दोबारा मिल सकती हैं। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, घर दोबारा बनाया जा सकता है, काम दोबारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ बिताया हुआ समय वापस नहीं आता। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपनों को समय दीजिए, क्योंकि रिश्ते समय मांगते हैं, सिर्फ पैसे नहीं। धन्यवाद।